अनीमिया, जिसे रक्तहीनता भी कहते हैं, अगर किसी कारणवश शरीर के अंदर से खून घट जाए या खून के जो लाल कण हैं, जिसे आरबीसी भी कहते हैं, उनकी तादाद अगर घट जाए और खून के अंदर एल्ब्यूमिन है, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, वो अगर घट जाता है या उसका नाश होता है तो उसे ही अनीमिया कहते हैं। रक्त के अंदर आरबीसी भी होते हैं और डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। आरबीसी लाल रक्त कण जो हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं। इसके अलावा एक जलीय पदार्थ भी होता है जिसे सीरम कहते हैं। 3 प्रकार मिलकर ही रक्त बनते हैं। अनीमिया के अंदर ये जो जलीय पदार्थ है जिसे सीरम कहते हैं, वो अपना शेप जो है वो खो देता है और बहुत ज़्यादा अधिक जलीय हो जाता है। इसकी वजह से जो लाल रक्त कण हैं वो अपना विशेष अनिष्टकारक क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। जो स्वस्थ पुरुष हैं, जो युवा हैं, उनके शरीर के अंदर जो पर क्यूबिक मिलीमीटर जो रक्त कण होते हैं वो 55 लाख से 65 लाख तक हो सकते हैं और स्त्रियों के अंदर यही रक्त कण है कुछ कम होते हैं। 40-50 वर्ष के बाद में ये और भी घट जाते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर जो रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1040 से लेकर 1070 तक होती है। इसके अलावा रक्त के अंदर एक वर्णहीन जलीय अंश होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1025 से लेकर 1030 तक होती है। हीमोग्लोबिन जो है 95 से लेकर 100% तक हो सकता है। कलर इंडेक्स 0.8 से लेकर 0.9 तक रहता है। जो ल्यूकोसाइट हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो 5000 से लेकर 7000 तक 8000 तक हो सकते हैं। रक्त की जो नवीन अवस्था है जिसे माइक्रोसिस्ट कहते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको मेगैलोसिस्ट कहते हैं। जो रेड सेल्स हैं या जो लाल रक्त कण है उसके अंदर एक स्ट्रोमा होता है। उस स्ट्रोमा के साथ में ही हीमोग्लोबिन मिश्रित रहता है। हीमोग्लोबिन अत्यंत ही शिथिल रूप के अंदर मिश्रित रहता है और रक्त को लाल रंग देता है। स्ट्रोमा के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसे अलग कर देने पर जो लाल रंग का पदार्थ रह जाता है उसका नाम हीमाटिन है। लाल रक्त कण के अंदर अगर हीमोग्लोबिन अधिक रहता है तो रक्त का रंग घोर लाल हो जाता है और हीमोग्लोबिन अगर कम रहता है तो उसका रंग फीका लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कण जो ज़्यादातर बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं और कुछ कुछ ये प्लीहा स्प्लीन के अंदर और कुछ कुछ लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर भी ये उत्पन्न होते हैं। जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर जो क्यूबिक मिलीमीटर रक्त के कण कितने होते हैं ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया है। इसके अलावा जो रक्तहीनता है, अनीमिया है की बीमारी जब होती है 20 से 25% से लेकर 80% तक जब रक्त कण कम हो जाते हैं तो फिर अनीमिया की स्थिति आ जाती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग अनीमिया क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके अलावा उसके लिए क्या पाथ्य डाइट ली जा सकती है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अनीमिया 2 श्रेणियों के अंदर विभाजित होता है। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी एनीमिया के अंदर जैसे क्लोरोसिस जो होती है या जो परनीसियस एनीमिया होता है वो सब इसके अंदर आते हैं। जबकि सेकेंडरी एनीमिया के अंदर हेमरेज के कारण अगर एनीमिया हो, चोट लगने से, ट्रॉमा से या पकाश्य गैस्ट्रिक के कारण अगर हो, वहाँ पर रिसाव हो ब्लड का, उसके अलावा ड्यूडेनल है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो, टाइफाइड हो, मोतीझरा का ज्वर हो, उसके अंदर जब घाव हो जाते हैं, वहाँ ब्लीडिंग होती है, उन कारण से जब एनीमिया होता है। प्रवास से पहले या प्रवास के बाद में भी रक्तस्राव होता है। बवासीर हो, हेमेटोसेमिया हो जिसके अंदर ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है। उसके अलावा ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर जिसके अंदर डिब प्रणाली के अंदर जब गर्भ धारण हो जाता है, एन्यूरिज्म के कारण भी ये हो सकता है। उसके अलावा हीमोफिला है,
स्टारवेशन है, बहुत ज़्यादा कोई उपवास रखता हो, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। इनिशियन जो है उसके अंदर जो गल नली है उसके अंदर संकोचन हो जाता है, उसके कारण वो जो भरपूर खाद्य पदार्थ है वो नहीं खा पाता। ये जो सब हैं सेकेंडरी एनीमिया के कारण हैं। इसके अलावा स्टमक के अंदर या फिर ईसोफेगस के अंदर कैंसर हो जाए, क्रॉनिक डिस्पेप्सिया अगर किसी को हो, सेप्टिक हो, दांत उसके ख़राब होते हों, और कई तरह के इन्फेक्शनों के कारण भी अगर जैसे मलेरिया हो, टाइफाइड, डिप्थीरिया आदि, सिफिलिस या गाउट, वात इत्यादि के कारण भी एनीमिया या रक्तहीनता हो सकती है। ये सभी के सभी सेकेंडरी एनीमिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे चोट वगैरह लगने के बाद में या अत्यधिक परिश्रम करने के बाद में जब रक्तस्राव होता है और वो फिर बाद में एनीमिया का रूप धारण कर लेता है। इन कारणों से जब रक्त नष्ट हो जाता है तो फिर अपने आप ये रक्त पैदा भी होता है, और फिर जो एनीमिया है, एक बार में जब अधिक रक्तस्राव होता है उसके कारण जो शरीर को क्षति होती है, तो ये क्षति धीरे धीरे या एक साथ पूरी हो सकती है। परंतु किन्हीं अन्य बीमारियों के कारण बीच बीच में जब रक्तस्राव होता रहता है, जैसे कैंसर हो या स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो, उनके कारण जब रक्तस्राव बार बार होता रहता है तो फिर इसकी जो पूर्ति है वो बहुत विलम्ब से होती है, और नया ब्लड भी बहुत धीरे धीरे बनता है। इसकी पूर्ति में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आरोग्य होने में उसको विलम्ब होता है, और हीमोग्लोबिन के जो रक्त कण हैं अपेक्षा में बहुत धीरे धीरे फिर उत्पन्न होते हैं। सेकेंडरी एनीमिया के क्या लक्षण हैं? इसमें आँखें धसी हुई रहती हैं, मुंह है, जीभ है वो सफ़ेद हो जाती है, होंठ, आँखें, इसके अलावा जो उसकी पलकें हैं वो भी कमज़ोर दिखाई देती हैं, हाथ पैरों के जो नाखून हैं वो सफ़ेद होते हैं, रक्त शून्य होते हैं, अजीर्ण हो सकता है, भूख उसको नहीं लग सकती, कलेजा उसका धड़कता है, कब्जी उसको हो सकती है। थोड़े से ही परीक्षण के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाता है, उसको सांस चढ़ जाता है, सांस लेने में कष्ट हो सकता है, हाथ पैर उसके फूल सकते हैं। सुबह के समय में ये सिम्टम कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य करता है उसके सिम्टम भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा उसको डायलिटेशन ऑफ हार्ट हो सकता है, हार्ट के ऊपर मरमर की साउंड सुनाई दे सकती हैं, उसको सामान्य ज्वर भी इसके अंदर रह सकता है, और कभी कभी उसका जो शरीर का तापमान है 96-97 डिग्री तक भी जा सकता है। इसके अलावा उसको स्नायुशूल नर्वस पेन्स भी हो सकती हैं, हाथ पैरों में जलन हो सकती है, सिर के अंदर उसके चक्कर आ सकते हैं, कान के अंदर भी भौं भौं की आवाज़ हो सकती है, दांत की जड़ों के अंदर या नाक के अंदर या स्त्रियों की जो योनि है वहाँ से भी हेमरेज हो सकती है। ये सारे उपसर्ग इसमें दिखाई देते हैं। सेकेंडरी एनीमिया की क्या चिकित्सा की जा सकती है और उसके अंदर क्या पाथ्य डाइट ले सकते हैं? इस बीमारी के अंदर औषधि के अलावा उसके भोजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे हाइजेनिक भोजन दें। इसके अंदर उसकी शरीर की जो चर्बी घट गई है उसके लिए भी उसको पुष्टिकार भोजन देता रहना चाहिए। दूध के अंदर मलाई दे सकते हैं, बेदाना है, अंगूर का रस है, गुड़ है, ये सब उसको पाथ्य दे सकते हैं। इसके अलावा उसको लोहा या लोहे की चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई के अंदर अगर हम लोग सब्जी बनाते हैं या लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध उबालते हैं तो कुछ लोहा घिसकर उसके अंदर भी चले जाता है, और इससे भी उसकी जो लोहे की आपूर्ति है वो पूरी होती है, और जो हीमोग्लोबिन है, रक्तकण है, वो नए बनने में उसको सहायक होता है। अंडे के अंदर जो पीला अंश होता है उसके अंदर भी आयरन होता है, तो वो भी इसमें अधिक मात्रा में देना चाहिए। जबकि जो सफ़ेद अंश है जिसे एल्बुमिन कहते हैं वो खाली एक प्रोटीन का ही स्रोत होता है। इसके अलावा उसको खाली पानी या फिर दूध के अंदर भी उसको मिश्री, भूरा आदि चीनी घोलकर भी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा उसको 30 से 60 बूंदें नंबर 1 ब्रांडी की भी दे सकते हैं, ताकि उसका जो खाया पिया है वो सहज ही पच जाए, और उसके द्वारा उसके हार्ट है उसको भी थोड़ी सी ताकत मिलती है। जो लोग अंडा या मीट नहीं लेते हैं तो उनके लिए फिर दूध ही सबसे बढ़िया है, लेकिन दूध के अंदर सभी पौष्टिक पदार्थ होते हैं पर उसके अंदर लोहा नहीं होता। तो जैसे मैंने पहले बताया, तो उसे लोहे की कढ़ाई के अंदर अगर उबाल कर देते हैं तो फिर वो आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। जो लोग मीट खा सकते हैं तो वो फिर मीट का सूप ले सकते हैं। इसके अंदर हाइजीन के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग गांव में रहते हैं
जहाँ जो रोज़ सुबह शाम खुले मैदान के अंदर घूमते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जो विशुद्ध वायु है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा अगर मिलती है तो उसके कारण भी रक्त कण के अंदर ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलेगी और हीमोग्लोबिन भी पुष्टिकार होगा। स्थान परिवर्तन करने से भी कई बार एनीमिया के अंदर लाभ मिलता है। जो लोग गांव के अंदर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो समुद्र किनारे जा सकते हैं, समुद्र तट के आसपास, नदियों के आसपास भी जाकर रह सकते हैं और उससे भी उनका जो रक्त है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। स्त्रियों के अंदर जो मासिक धर्म है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसका भी उपचार करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए थोड़ा हल्का जुलाब ले सकते हैं या फिर फाइबर युक्त भोजन पदार्थ दें, क्योंकि लोहा के कारण किसी किसी रोगी को कब्जी भी हो सकती है। इसके अलावा जो यौनावस्था के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, बहुत ज़्यादा सहवास करते हैं, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। परनीसियस एनीमिया क्या होता है? जैसे मैंने अभी ऊपर जो आपको एनीमिया बताए उसके अलावा ये एक बहुत ही अत्यंत घातक रोग होता है। इसके अंदर जीवन की आशा भी बहुत कम रह जाती है। पुरुषों की अपेक्षा ये स्त्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। 20 से 40 वर्ष की आयु के अंदर ये ज़्यादा होता है। गर्भावस्था के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर जो लक्षण होते हैं उसके अंदर जो उसका बाहरी चेहरे से ये रोग आरंभ होता है। किसी किसी रोगी के पेट से ये शुरू हो सकता है। उसको भूख नहीं लगती, मानसिक दुर्बलता इसको आ सकती है। इस तरह के लक्षण उसको हो सकते हैं। मेरास्मस है जिसके अंदर उसके मसल्स का नाश होता है, उसके कारण भी उसके जो मसल्स के टिश्यू हैं के क्षय के कारण भी परनीसियस एनीमिया हो सकता है। जीर्ण शीर्ण जो हो जाते हैं रोगी, उनके अंदर भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अंदर चेहरा है जो उसका थुलथुला हो जाता है। इसके अंदर ज्वर आरंभ में आ सकता है उसको। शरीर के जो समस्त तंतु हैं, टिश्यू हैं, उनका क्षय नाश होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के अंदर सेकेंडरी एनीमिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे इसमें कलेजा धड़कना, हार्ट के अंदर मरमर की साउंड सुनाई देना, दुर्लभता होती है, उसका जो बल क्षय हो जाता है, सामान्य परीक्षण से भी वो बेहोश हो सकता है, जरा से में भी वो हाँफने लगता है, बोलने की उसकी इच्छा नहीं होती, आँख है, उसकी जीभ है, होंठ है, उनके अंदर भी खून ना रहने के कारण फीकापन महसूस होता है। शरीर की जो चमड़ी है वो सूखी हो सकती है, सूखे नींबू के छिलकों की तरह की उसका शरीर हो सकता है, उस रंग का हो सकता है। भूख उसको बिल्कुल भी नहीं रहती, पैर उसके फूल जाते हैं, मसूड़े है, नाक है, और स्त्री की जो जनेंद्रियां हैं वहाँ से भी रक्त स्राव होना शुरू हो सकता है और उसकी जो उठने की बैठने की शक्ति है वो भी इसके अंदर घट जाती है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है अगर उपचार समय पर ना लिया जाए। बुखार इसके अंदर 102 से 104 डिग्री तक हो सकता है। इससे ऊंचा तापमान भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु पास आती है उसका शरीर का तापमान भी घटना शुरू हो जाता है। वो फिर 92 93 डिग्री तक भी जा सकता है और वो कोमा के अंदर इसके कारण भी जा सकता है। इसके अंदर उसके जो रक्त कण हैं उनके अंदर बदलाव आता है, उसके आकार के अंदर बदलाव आता है। इसमें रक्त कणों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, 30% तक भी घट सकती है। हीमोग्लोबिन और जो लाल रक्त कण हैं वो समान परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें कम हो जाते हैं। स्त्रियों के अंदर क्लोरोसिस की बीमारी इसके अंदर हो सकती है। लाल रक्त कणों के अंदर हीमोग्लोबिन है वो घट जाता है। परनीसियस एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन की अपेक्षा लाल रक्त कणों के संख्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा घट जाती है। जब इसके माइक्रोस्कोपिक के द्वारा इसकी परीक्षा की जाती है तो इसके अंदर तो इसका चौथाई अंश या उससे भी ज़्यादा जो लाल कण हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ सकता है। इसको मैक्रोसिस्ट भी कह सकते हैं। कुछ कुछ के अंदर इसका आकार छोटा भी हो जाता है जिसे माइक्रोसिस्ट कहते हैं। इस कुछ रक्त कण स्वाभाविक गोलाकार ना होकर लंबे हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, तिकोने हो सकते हैं और नाना प्रकार या शेप लिए हुए हो सकते हैं। इसे पाइलोसिस्टिक आरबीसी कहते हैं। परनीशियस के अंदर जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो स्वाभाविक ही रहते हैं, पर जो लाल रक्त कण हैं उनके अंदर ही अधिकतर गड़बड़ हो सकती है।
इसके अलावा उसकी आंखों के भीतर रेटिना के अंदर भी हेमरेज हो सकता है। परनीशियस एनीमिया की क्या चिकित्सा और पाथ्य हैं? इसके अंदर रोगी को खूब ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको धूप के अंदर, हवा के अंदर रखना चाहिए। उसको दाल भात है, तरकारी है, आलू है, परवल है, कच्चा केले की सब्जी है, ये सब उसको दे सकते हैं। इसके अंदर अंडा और मांस खाना बिल्कुल मना होता है, पर हड्डियों के भीतर की जो मज्जा होती है, जो बोन मैरो होती है, वो इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा चिकन का सूप है, वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। एनीमिया के अंदर हम लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो रोगी की सिम्टम्स के ऊपर देते हैं, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। प्राइमरी एनीमिया के अंदर हम लोग फेरमफॉस दे सकते हैं, कैलकेरिया है, पल्सटिला है, नेट्राम्यूर है, ये सब दवाइयाँ इसके अंदर दी जा सकती हैं। जबकि जो परनीशियस एनीमिया है उसके अंदर आर्सेनिक है, आर्सेनिक आयोड है, फॉस्फोरस है, पिक्रिक एसिड है, आयोडियम है, चाइना है, फेरमफॉस है, हेलोनियम है, हाइड्रेस्टिक, काली कार्ब, नेट्राम्यूर, नक्सवोमिका, सल्फर, ये साधारणतः इन दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंडरी एनीमिया के अंदर उसके लक्षणों के आधार पर ही दवाई दी जाती है कि अगर वो ब्लीडिंग के कारण हो रहा है तो अलग दवा होगी, अगर वो कैंसर के कारण हो रहा है तो अलग दवा होती है, और अगर जैसे मेंसेस पीरियड के कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी दवा भी अलग अलग होगी। इसके अलावा चाइना मदर टिंचर है, उसकी भी कुछ बूंदें अगर रोज़ उसको देते रहें तो सब प्रकार के जो उसको एनीमिया है उसके अंदर उसको लाभ मिलता है। फेरम मेटेलिकम के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इस दवा के अंदर उसका जो रंग है वो फीका हो जाता है, जरा से भी जो मानसिक उत्तेजना है या दर्द होने के ऊपर उसका शरीर लाल हो सकता है, मुंह लाल हो सकता है, बेचैनी इसके अंदर बढ़ सकती है, रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, चलने फिरने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, धीरे धीरे चलता है, चहलकदमी उसकी बहुत धीरे होती है। इसके अलावा उसको ज़्यादा बेचैनी के अंदर सिर दर्द हो सकता है, ज़रा सा भी दर्द होता है तो वो घबरा जाता है, दिन के अंदर उसको जाड़ा लग सकता है, रातें उसकी गर्म हो सकती हैं, उसको बुखार जैसा महसूस हो सकता है, सिर के अंदर बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं, सिर झुकाने से या किसी सवारी पर चढ़ने से या हिलने डुलने से भी उसको सिर के अंदर चक्कर आ सकते हैं, सिर के अंदर दर्द रह सकता है, रोगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, हथेली की पैर के जो तलवे हैं वो बहुत ठंडे हो सकते हैं, नाड़ी इसके अंदर कोमल हो सकती है, सीने के अंदर दर्द हो सकता है, सीना भारी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, वो फड़फड़ा सकता है, हार्ट की जो गति है वो तेज़ हो सकती है, कलेजा इसके अंदर बहुत ज़्यादा धड़कता है, सब तरह के खाद्यों से उसकी अरुचि हो सकती है, भोजन के बाद में उसके पेट के अंदर खरोंचे मारने जैसा दर्द हो सकता है, एसिडिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्त्रियों के अंदर जब ऋतुस्राव होता है तो उसका रक्त का रंग है जो फीका हो सकता है, ऋतु बंद होने के बाद में दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ भी निकल सकता है, उसके हाथ पैर फूल सकते हैं, ये सभी लक्षण फेरम मेटेलिकम के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो कैलकेरिया कार्ब है, इसके अंदर जो व्यक्तियों का रंग है वो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, बाहर से वो बहुत ज़्यादा मोटे थुलथुले होते हैं, मेदपूर्ण होते हैं, किंतु भीतर से वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो जल्दी जल्दी चलने, हिलने डुलने या तेज़ी से कार्य करने के अंदर असमर्थ होते हैं, थोड़ा सा भी परीक्षण करने पर उनको बहुत अधिक पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा उनको थकान महसूस हो सकती है, हाथ पाँव के तलवे हैं वो भी ठंडे पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कलेजा भी धड़कता है, मन के अंदर हमेशा ही बेचैनी रहती है, कुछ भी वो खाता है वो हजम नहीं होता। इसके अलावा उसको अनडाइजेस्टिव फूड भी खाने की इच्छा होती है, जैसे अंडा है, खड़िया मिट्टी है, उसको खाने की भी इच्छा होती है, पर वो जो भी खाता है वो फिर पचता नहीं है। इसके अलावा वो सब एसिडिटी में परिवर्तित हो जाता है, उसको खट्टी डगारें आती हैं, पेट उसका फूल जाता है, जो युवतियां हैं उनके अंदर एमेनोरिया हो सकता है, जैसे मेंसेस पीरियड बिल्कुल बंद हो सकते हैं, लगातार उनके सिर के ऊपर दर्द रह सकता है, दूध की तरह का सफ़ेद श्वेत प्रदाह लुकूरिया उसको हो सकता है। इन सब सिम्टम्स के अंदर कैलकेरिया कार्ब दें तो लाभदायक होती है। इसके अलावा जो पल्सटिला है बालिकाओं के अंदर
जो बहुत ज़्यादा टिमिड हों, धीर हों, नम्र हों और अभिमानी हों, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ज़रा से भी कारण से वो रो सकती है, उसकी मन की जो गति है हमेशा ही परिवर्तनशील रहती है, तो ये दवा उसके अंदर लाभदायक होती है। एनीमिया के रोग के अंदर भी जब उस मानसिक लक्षणों के अंदर उसके अंदर कमजोरी दिखाई देती है, कामकाज करने की उसकी इच्छा नहीं होती, दिन रात सिर्फ वो सोने की इच्छा जाहिर करती है, खुली हवा के अंदर घूमने की उसकी इच्छा होती है, किंतु थोड़ी ही देर चलने के बाद में वो थक जाती है, फिर वो लेट जाती है या फिर सो जाती है। दिन के अंदर उसको थोड़ा जाड़ा महसूस हो सकता है और रात के अंदर उसके शरीर के अंदर गर्मी महसूस होती है। हमेशा उसको हवा में रहने की इच्छा होती है, प्यास उसको बहुत कम या नहीं लगती है, कलेजा उसका इसमें धड़कता है, उसकी जो कनपट्टी है उसके अंदर भी दर्द हो सकता है, सिर के अंदर चक्कर आ सकते हैं, खाना वो अच्छी तरह से उसको हजम नहीं होता, जी मचलाता है, कै हो सकती है, भूख बहुत कम लगती है, मुंह का स्वाद है वो तीता कड़वा हो जाता है, भोजन के बाद में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, खट्टा खाने की भी उसको इच्छा होती है, खाद्य पदार्थ का भी उसको वमन हो जाता है, उसके जो मेंसेस पीरियड हैं, ऋतुस्राव है, वो भी देरी से आरंभ होता है। इन सब लक्षणों के अंदर पल्सटीला बहुत लाभदायक होती है। नेट्रम के अंदर रोगी को जरा सी सर्दी के कारण भी उसके जो सिम्टम्स हैं जब बढ़ जाते हैं, हमेशा ही वो विमर्श में उदास, दुखी रहता है। उसके अलावा खाने में उसकी अरुचि रहती है, नमकीन पदार्थ हैं उसकी खाने की इच्छा उसको ज़्यादा होती है, तीती चीज़ें खाने की भी इच्छा इसके अंदर उसको होती है। दिनों दिन वो जीर्ण शीर्ण होता जाता है, शुष्क होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है और अंत में रक्तहीनता के कारण उसको और भी कई प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। शरीर का रंग है फीका पड़ना शुरू हो जाता है, कलेजा इसका धड़कता है, थोड़े से भी परिश्रम के बाद में उसको थकावट महसूस होती है, मेंसेस पीरियड भी उसको बहुत कम आते हैं या फिर देर से आते हैं। ऋतुकाल के अंदर उसके सिर दर्द हो सकता है, इसके अलावा पेट के अंदर दर्द और प्यास है, मुंह के अंदर सूखापन रह सकता है, कमर के अंदर भी इसके अंदर दर्द रहता है उसको। चित्त होकर सोने से उसका जो दर्द है थोड़ा घट जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसको कब्जी रह सकती है, मल जो है बिल्कुल सूखा आता है, काला होता है। इन सब के अंदर नेट्रोम्यूर बहुत लाभदायक होती है। साइक्लामेन जो मेडिसिन है, जो सभी मानसिक लक्षण है इसके अंदर पल्सटीला के समान ही है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि पल्सटीला के अंदर रोगी ठंडी हवा चाहता है, जबकि इसके अंदर वो हवा से भी डरता है। एनीमिया की वजह से उसके सिर दर्द हो सकता है, कमजोरी है, मेंसेस पीरियड के अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है, बदहजमी है, वो सब भी लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं। ग्रेफाइटिस के अंदर जो स्त्रियां बाहर से दिखने में सुंदर होती हैं, मोटी ताजी होती हैं, अगर गोल मटोल भी हों तो कह सकते हैं थुलथुली और बलवान होती हैं, तो भीतर से वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं, रक्तहीन होती हैं, अक्सर उन्हें कब्जी रहती है, चर्म रोग रह सकते हैं, सर्दी है, खांसी है, ये लक्षण भी इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। ऋतुस्राव है, मेंसेस पीरियड हैं, बहुत कम हो सकते हैं, बहुत अधिक विलंब से हो सकते हैं, रक्त का रंग इसमें फीका हो सकता है, श्वेत प्रदाह लुकोरिया भी इसके अंदर हो सकता है, उसका चेहरा फीका फीका मलिन दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है, आंखें उसकी फूल जाती हैं, भोजन के कुछ देर बाद में एसिडिटी उसकी बढ़ सकती है, उसके कारण उसके पेट में दर्द हो सकता है, ठंडे जो तरल पदार्थ हैं वो सहन नहीं कर सकती, तो उन सब के अंदर ग्रेफाइटिस लाभदायक होती है। एनीमिया के अंदर हम लोग फॉस्फोरस दे सकते हैं, एलुमिना है, नक्स वोमिका है, प्लम्बम, सल्फ़र आदि दवाइयाँ भी समय समय पर उनके सिम्टम्स के हिसाब से दे सकते हैं। रोगी को आयरन जो है, जहाँ जो लो घटित औषधियाँ हैं वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। इन हालात के अंदर जो कुप्रम मेटेलिकम मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा लाभ देती है। गर्मियों के अंदर स्त्री की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। जो लो घटित औषधियाँ हैं उनके अपव्यवहार के कारण रोगी को कब्जी भी हो सकती है, तो समय समय पर उसको फाइबर युक्त जो भोजन है वो भी देते रहना चाहिए ताकि उसको कब्जी में आराम मिले। उसको हल्का एनीमा भी दे सकते हैं और उसके बाद में भी दवाइयाँ उसको देनी जारी रख सकते हैं। जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं
वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक अगले रोचक वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।